हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ हमारा, डेल पी N1 प्लस N2, इतना ही तो हो रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं क्या इसके ले रही हूँ, इफ सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ये मैं कल भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे निग्लेजिबल कर देते हैं किसके मोल्स को, सॉल्यूट के मोल्स को। तो ये कितनी आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 अपॉन P1 नॉट बराबर N2 अपॉन N1 आ जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को खोलूंगी तो ये कितनी आ जाएगी, W1 अपॉन M1 इंटू W1 अपॉन W, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, सही। तो ये लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से भी दे सकता है और तुम्हें इस हिसाब से भी दे सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ना दिया हो, सिर्फ तुम्हें मास दिया हो। ये फिर मास दिया होगा तो मॉलिक्यूलर मास पता चल ही जाएगा हमें, जिस किसी का भी होगा, तो हम सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन लिखो, जैसे ये लिख लिया हो, when 1 mole of non-volatile solute when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 3 mole of solvent, the vapor pressure of solution relative to the vapor pressure of the pure solvent। क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ बेटा क्या पूछा है। इस बताओ जल्दी से, 1/3 गलत है, सही से निकालो क्या आएगा बेटा। देखो डेल पी अपॉन, यही तो पूछा है मुझसे, पूछा है ना, ये क्या आता है N2 अपॉन N1 प्लस N2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो डाइल्यूटेड थोड़ी ना है, 1 मोल और 3 मोल में इतना अंतर थोड़ी ना है, तो 1 मोल का 1 आ जाएगा और 3 मोल इसके हैं और 1 मोल इसका है, टोटल कितना आ गया 4/4 सॉल्वेंट। सॉरी यहाँ पे P1 X1 होता है, तो Phi1 होता है ना, वो कब हो रहा था, नॉन वोलेटाइल तो काइट हो गया ना,
के लिए अगर मैं लगाऊंगी तो क्या लगाऊंगी बेटा, P1X1 ही तो लगाऊंगी। इसमें रिलेटिव लोअरिंग कैसे पूछी गई ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। इसमें डायरेक्ट हमसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। अगर डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाया तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, N2/N1 + N, वो वाला लगा दो। मगर इसमें हमें क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ और 3 मोल ऑफ ये दे रखे हैं। ठीक है, हमसे क्या निकलवाया है कि हमें जो प्योर सॉल्वेंट है ये कितना आया हमारे पास, P अपॉन में आया हुआ है ना, ये P और सोल्यूशन अपॉन निकलवाया हुआ है। देखो P सोल्यूशन कितना होगा, P सोल्यूशन कितना होगा, नॉन वॉलेटाइल है तो P सॉल्वेंट के बराबर होगा खाली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये कितना हो गया, P1 I1 हुआ ना, यही तो आया। मेरी शक्ल में देखो, क्वेश्चन थोड़ा तब समझ में आएगा पूछा क्या है। क्वेश्चन पर 2 बार पढ़ा, अपने आप समझ में आएगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा क्योंकि अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला करा। ये हमें ये दिखा रहा है कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग होती है जब हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है। ये उस फॉर्मूले का आंसर नहीं है, ये उस फॉर्मूले को ड्राइव करने का तरीका है। हाँ, तो ये कितना आएगा, P सॉल्यूशन। अब इन्होंने पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, इसको ले आएंगे हम यहाँ पे, P सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल टू काई। अगर अब काई1 यहाँ पे लिख रही हूँ तो क्या आएगा, N1/N1 + N2। और सॉल्वेंट के मोल कितने दिए हुए थे, 3 मोल दिए हुए थे। टोटल मोल कितना हो गया, 4, तो 3/4 होगा। मतलब वो काट दो, वो गलत है, वो मैंने नहीं 1/4 मैं तुम लोगों के हिसाब से बोल रही थी। जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मैंने भी इतना दिमाग पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन है, वो काटो और ये वाला सॉल्यूशन है इसका सही। क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लिया, और लैंग्वेज में जो जो चीजें दी हुई होती है उसे एक जगह लगा दो तो अपने आप क्वेश्चन में तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है वो समझ में आ जाएगा। आधी चीजें यूनिट से सॉल्व हो जाएंगी, आधी चीजें जो एलिमेंट्स तुम्हें दिए हैं उनसे निकल आएंगी। अच्छा, तो इसका लगाओ बेटा, माना ही नहीं इसमें, क्या इसमें मतलब हमने इनिशियल माना ही नहीं, इसमें उससे पहले वाले क्या था, ये रिलेटिव, वो मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला कराया, जो बनाया पूरा, ये कैसे आ रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि अगर हम रिलेटिव लोअरिंग निकालते हैं तो जो प्योर वाले के रेस्पेक्ट में निकाला है, इसलिए प्योर वाले को नीचे। मतलब हाँ, इसमें अगर इनिशियल मानते तो 1 - काई हाँ, तो जो काई2 के बराबर हो गया। अब देखो उसका भी क्वेश्चन करते हैं, आप आगे बोलो, मैं बोल रही हूँ दूसरा क्वेश्चन लिखो। फॉर्मूले पे पूरा पूरा द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 185 torr. Acetone at 20 degree centigrade 185 is 185 torr. TORR torr. प्रेशर का यूनिट होता है वेयर 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल substance was dissolved
in 100 gram of acetone at 20 degree centigrade, its vapor pressure was 183 torr. पहले था 185 और अब हो गया 183 आफ्टर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें मिला दिया है। अभी कर लीजिए द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस निकालना है हमें। कहां से करना है पूरा बोल रही हूँ लिखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 185 torr. Then 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree centigrade. Its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance निकालना है। सबस्टेंस का मतलब मोलर मास का मतलब क्या हो गया, क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सबस्टेंस मतलब M2 निकालना है। फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे? 185 माइनस 183 अपॉन नीचे क्या आ रहा था? 183 आएगा 185 आएगा इनिशियल वाला 185 आएगा ना, 185 लिखो 185। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना था? W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W1। उल्टा लिख दियो ना, नहीं सही है। इसके बराबर था ये इसके बराबर था ना। हाँ बेटा सही। निकालो कितना आ रहा है, थोड़ा भाग तो खुद करोगे। इसका एसीटोन का ये होता है CH3 COO CH3 मतलब C2H6 नहीं सॉरी C3H6O। आएगा एसीटोन का मोलेक्यूल। हाँ 58। ये कितना दिया हुआ था 1.2 ग्राम और ये निकालना था हमें। ये कितना दे रखा है 58 और ये 100 ग्राम दे रखा है, सही है। और इधर कितना आया 2/185। अब इन सबको करो M2 बराबर 1.2 इंटू 185 इंटू 58 अपॉन 2 इंटू 100। इसके आंसर आ जाएगा बेटा 64। आंसर लिख लो 64। अब कैलकुलेशन घर जाके कर लेना पूरा। 64 समथिंग आएगा, बट जो फाइनल पेपर में आंसर दिया होगा 64 दिया हुआ था और जे मेंस का क्वेश्चन है। हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब तो कर लोगे ना। अब इसके बाद दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डालो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना।
अगर किसी चीज में वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? बस क्योंकि वो क्या है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट था। ऐसे ही जब हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मेरा एक ये प्रेशर है बेटा और ये क्या है मेरा टेम्परेचर है, हमारा वेपर प्रेशर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जब हमारा जो प्रेशर था सॉल्यूशन या सॉल्यूट का वो किसके इक्वल हो जा रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था, वो हमारा क्या आ रहा था? बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था। जब मैं यहाँ पे एक क्या बना रही थी, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया और ये ग्राफ, दो ग्राफ मैंने इसमें बनाया, तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें प्योर सॉल्वेंट वाला ग्राफ कौन सा होगा और सॉल्यूशन वाला ग्राफ कौन सा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ज्यादा था हमेशा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे पहले वाले में ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा ग्राफ किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का होगा। प्योर सॉल्वेंट वाला ये होगा, ये क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन वाला होगा। अच्छा, अब देखो वेपर प्रेशर कहाँ पे आएगा? टेम्परेचर पे ही तो हम बॉइलिंग पॉइंट नापेंगे ना। अगर मैं इस वाली लाइन को लेके आऊंगी, अगर मैं इस वाली लाइन को नीचे को लेके आऊंगी बेटा, तो ये कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी। और अगर मैं इस वाली लाइन को नीचे लेके आऊंगी तो ये कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। कौन सा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ? बेटा सॉल्यूशन का ज्यादा हुआ, क्योंकि जब हम टेम्परेचर पे स्केल पे हमने देखा तो टेम्परेचर स्केल पे हमारा क्या ज्यादा हुआ? सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन वाले में से किसका प्योर वाला घटाऊंगी तो मेरा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मेरा क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। यही क्या कहलाता है हमारा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हो क्यों रहा था? क्योंकि मेरा वेपर प्रेशर जब मैं सॉल्यूट में सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला रही थी, मेरा वेपर प्रेशर कम हो जा रहा था, और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होता है वैसे ही मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें लिखो इट रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी से हम इसको क्या कर रहे होते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये किसके? डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसमें एक कांस्टेंट हम लेके आते हैं, मोलैलिटी के बीच में कौन सा कांस्टेंट लेके आते हैं? डेल टीवी इक्वल टू केवी स्मॉल। यहाँ पे हमारा ये क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल अपॉन 1 किलोग्राम में जितने थे, और या फिर 1000 ग्राम में। सेम गोस टू यहाँ पे हम मोलैलिटी वाला फॉर्मूला बोल सकते हैं। मोलैलिटी वाला जो क्या आएगा? W2 अपॉन नंबर ऑफ क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम अगर लगा रहे हैं, मैं सॉल्यूशन इन ग्राम, तो 1000 यहाँ कर रही थी। यही तो थी मेरी मोलैलिटी। अगर मैं इसमें रखूंगी तो वो कैसे रखूंगी बताओ? अगर इसको रखूंगी तो इसमें किसके को रखे जाएंगे? W2 रखा जाएगा, W1 W2 रखा जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है ना? हाँ सही है। लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी सॉल्यूशन ही तो था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था। हाँ सॉल्वेंट था। W2 अपॉन M2 into 1000 अपॉन W1। हाँ ये सॉल्वेंट था बेटा। वो मोलैलिटी में होता है लीटर सॉल्यूशन। हाँ इतना लिखो, इतना लिख लिया। इसके बाद लिखो डेल टीवी बराबर केवी और W2 अपॉन M1 इंटू M2 केवी की वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंटल होती है, खुद कुछ भी
होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अगर तुमसे केवी पूछा जाएगा केवी कितना होगा, तो केवी यहाँ से कैसे निकालोगे? केवी बराबर डेल्टा टी अपॉन, अगर किसी भी सॉल्यूट की मोलैरिटी 1 है तो केवी किसके बराबर होगा? उसके एब्यूलेशन इन टेम्परेचर के, सॉरी एब्यूलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। अब लिख लो एक जगह पे केवी फॉर वाटर याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर वाटर के आएंगे और दिया हुआ नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। 0.5 0.5 केल्विन किलोजील पर मोल। किलोग्राम पर मोल। मोलैरिटी है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ये लिख लिया था, आगे बढ़े। अगर मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है? प्रेशर है, यहाँ पे क्या है मेरा? टेम्परेचर। मैंने ग्राफ बनाई ये मेरा क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? ए सॉल्यूशन है, ये क्या है? बी सॉल्यूशन है, और ये क्या है? सी सॉल्यूशन। मैं अगर इसमें पूछूंगी सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? मोलैरिटी का ऑर्डर बताओ, तो किसकी मोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी? कंसंट्रेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी? सी वाले की, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके थी? एब्यूलेशन रेट। तो सबसे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो किसका आ रहा है? सी का आ रहा है। तो मोलैरिटी भी किसकी होगी ज्यादा? सी की हो गई। तो क्या ऑर्डर आएगा? सी बी ए। किसका? मोलैरिटी का। सेम गोज टू बॉइलिंग पॉइंट, सी बी ए। और अगर यहीं पे तुमसे पूछ लिया जाएगा वेपर प्रेशर का, तो क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एब्यूलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब सॉरी वो क्या होगा? डेल टी भी पूछ लूंगी तो भी क्या होगा मेरा? सेम। यहीं पे लिखो डेल टी बी इंक्रीज, मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज। टेम्परेचर तो इन्वर्स होता है ना बॉइलिंग पॉइंट पे। हम क्या पूछ रहे हैं? चेंज पूछ रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिख रहे हैं, तो कहाँ से इन्वर्स हुआ? केवल टेम्परेचर होता है चेंज। क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है मैम। लिखो if the elevation in boiling point of solution of 10 gram of solute सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 100 in 100 gram of water
water is del TB then इसके बाद बोलो the ebullioscopic EB क्या बोला? ebullioscopic EBU double LI O SCO PIC कांस्टेंट ऑफ वाटर मतलब केवी बताना है हमें। क्या दिया हुआ है एवोल्यूशन वो क्या दिया हुआ है टेम्परेचर हमें दिया हुआ है टीवी ही दिया हुआ है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है इसमें केवी हमसे पूछा है, हमें निकालना क्या पड़ेगा इसमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी निकाल लो और फॉर्मूले में रख दो। सॉल्यूट हमें 10 ग्राम दिया हुआ है जिसका मोलिकुलर मास हमें कितना दिया हुआ है बेटा 100 दिया हुआ है। दूसरा हमें जो दिया हुआ है वाटर सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। तो मोलैलिटी कितनी निकल रही है इसकी m निकलेगा 10/100 इंटू 1000 अपॉन 100 आगे बना गई। फॉर्मूला हमें क्या होता है टीवी बराबर डेल टीवी इक्वल टू केवी एम। तो केवी किसके बराबर आ जाएगा बस नहीं आया समझ में क्या मैंने क्या बताया देखो पहले तुमने मोलैलिटी निकाल ली वो निकल गई कैसे निकली 10/100 क्योंकि हमें ये दिया हुआ है गुणा 1000/100 इतना सब हमें दिया हुआ है। कितनी आगे मेरी मोलैलिटी ए का सही। अब चेंज इन एवोल्यूशन से हमें फॉर्मूला को क्या पता टीवी बराबर केवी इनटू मोलैलिटी। अब मैं इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे लगाऊंगी तो और हमें टीवी इतना ही दिया हुआ है कोई संख्या नहीं दी हुई है क्वेश्चन में हमें टीवी ही दिया हुआ है। तो अब केवी किसके बराबर आ जाएगा बेटा मेरा डेल टीवी के। अगर मुझे इसकी कोई वैल्यू दी होती तो उसके बराबर आ जाता, जब वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसी के बराबर आ जाता। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए हुए थे क्या क्या थे एक तो 10 था एक 10 टीवी था और एक टीवी था और एक क्या था डेल टीवी अपॉन 10 था। एक क्वेश्चन और लिखो टू ऑब्जर्व an elevation of boiling point is to observe an elevation of boiling point is 0.0 the amount of a solute molecular weight 100 to be added to 100 ग्राम of water। ये भी मुझे दिया हुआ है 0.5। तुमसे पूछा क्या है इसमें ये बताओ क्वेश्चन पढ़ वेट ऑफ सॉल्यूट। तो लगाओ इसको क्वेश्चन कैसे लगेगा डेल टीवी बराबर मुझे क्या पता है केवी इनटू अब जैसे ही हम क्या रखेंगे बेटा मोल एम निकालना शुरू करेंगे। एम निकालो V2 W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन इसमें पूरा लगाओ क्या क्या जो जो दिया हुआ है तुम्हें
इस वाले को यहाँ पे कर दियो, सॉरी ये करो ऐसे, इंटू KB बराबर डेल टी। तुम्हें डेल टी भी कितना दिया हुआ है इसका? 0.05 दिया हुआ है। वो तुम्हें क्या दिया हुआ है बेटा? हाँ सॉरी 0.05, और ये KB हमें दिया हुआ है 0.5। W2 हमें क्या करना है? निकालना है, और हमें ये कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ है। इसके बाद मुझे ये भी कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो। यहाँ पे क्या करोगे? ये कितना जाएगा? 50 आ जाएगा। हाँ 10 एक आ जाएगा। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 1 ग्राम। आया नहीं आया? राहुल आया नहीं आया? एक सेकेंड। अब दिखा सही से? मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या पूछना चाह रहा है। मोलैरिटी निकलवा रहा है वो सीधे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था फॉर्मूला? तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा? ना देखो यहाँ पे जो तो ये पूछ रहा है, ये कैसे आ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉपी पलटो। मोलैरिटी देखो क्या बने, एक बार देखो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन किलोग्राम लिखा हुआ होगा, ग्राम लिखा होगा तो कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे किलोग्राम वाला लगाया है, सॉरी ग्राम वाला लगाया फॉर्मूला। अगर किलोग्राम है तो मैं इतना छोड़ती हूँ, और अगर मुझे किस में रखना है? यही अगर मैं ये क्या कर रही हूँ, इसमें ले रही हूँ वेट बेटा, ग्राम में ले रही हूँ, तो बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ये मोलैरिटी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ पे क्या है। एक सेकंड, अच्छा ये समझ में नहीं आया। देख ये क्या है? टू एब्जॉर्ब द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? TB से। तो ये क्या आगे मेरी वैल्यू 0.05 हमारी किसकी आई? डिग्री सेंटीग्रेड TB। अब इधर आओ, द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दे दिया इसने साफ लिख के। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तुम्हें, मतलब W2 निकालना है तुम्हें। ये इसका क्या दे दिया? मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना आ गया? 100 आ गया। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। उसके बाद बेटा मुझे क्या दिया? 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो ये W1 आ गया। अब क्या नहीं आया इसमें? अब आ गया W1 सॉल्वेंट के लिए यूज कर दिया, W2 सॉल्यूट के लिए यूज कर दिया। तुम्हें भी कुछ समस्या है? अब आया समझ में? अब तो किसी को W1 W2 में समस्या नहीं है। बदलो इसे। इसके बाद बेटा अगला डालो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट।
क्योंकि टॉपिक तो यही है। अब इनकी ना थ्योरीज बदल जाएंगी और ना ही इनकी कंडीशन बदल जाएंगी, बस क्या बदल जाएगी, इनकी कैलकुलेशन का स्तर बदल जाएगा। केमिस्ट्री से तुम बीएससी एमएससी व्हाटएवर यू वांट टू डू, अगर सोल्यूशन चैप्टर है तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे में अभी टाइम ज्यादा होता है या कहना चाहिए बच्चे का माइंड चेक करने के लिए करो तो कैलकुलेटिव दे देते हैं। हमारे में आगे क्या निकलवाते हैं, हमारे में एक गोल्ड नंबर करके इंट्रोड्यूस हो जाता है सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, शायद तुम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे। उसने तुम्हें दे दिया KCl, NaCl, CaCl2, सही है, MgCl, MgCl2, ऐसे 3-4 दे दिए, या Al2Cl4, समथिंग ऐसा करके दे दिया कुछ से। अब तुम्हें इनको पहले क्या करना है, इनको पहले तोड़ना है, इनके आयंस निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अगर तुम्हें ये याद है इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो तुम्हारा इतना दिमाग चलेगा, ठीक है, कि तुम इन्हें तोड़ो कि इसमें 2 आयन आ रहे हैं, इसमें भी 2 आयन आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें आ रहे हैं, तो ये इसका मैक्सिमम है। जो क्या पूछ रहा है तुमसे, जो बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, जो वेपर प्रेशर पूछ ले, वो ऐसे नहीं दे रहा, वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से पूछ रहा है तुमसे। और वो तुम्हारे लेवल में पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उसने क्या लिख रखा है, सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख रखा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है कि अच्छे करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं, डिपेंड। अगर उसने पूछा कुछ नहीं दिया तो सिर्फ इनके नाम दिए हुए हैं, किसके, कोई भी कंपाउंड दिए हुए हैं, आयनिक कंपाउंड देगा, क्योंकि हमें पार्टिकल्स आयंस में तोड़ने हैं, तो क्या करना पड़ता है कि उन्हें तोड़ना पड़ता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा किसके है, तो उसी हिसाब से हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसके पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। या फिर हमारा क्या दूसरा क्या था, हमारा रिलेटिव जो हम निकाल रहे थे वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन वैल्यू पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंटो फैक्टर पढ़ेंगे आई वाला, वो भी किस पे डिपेंड कर जाएगा, आयंस पे डिपेंड कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का सिर्फ पैटर्न बदलता है, टॉपिक कभी नहीं बदलता। टॉपिक तो हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी और वास्तविकता में जो बच्चा अगर हायर में भी पढ़ेगा ना, उसकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं तो बहुत दिक्कत है। अब लिखो इसके बाद डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, कि प्रेशर मतलब फ्रीजिंग कम पे हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो पहले कोई चीज अगर माइनस कितने पे हो रही थी, माइनस में किसी 2 पे हो रही थी, तो फिर वो बाद में कितने पे होने लगेगी, अच्छा ये ग्राफ दे दो, मुझे समझ में आएगा। अगर मेरे पास ये है, सही है, हमें सेम ग्राफ बना रहा है, किसके बीच में बना रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट निकाल रही थी तो मैं क्या कर रही थी, मेरा वेपर प्रेशर जो मेरा प्रेशर वाला टर्म था वो मुझे किसके बराबर करना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही इसमें एक लेते हैं बेटा सॉलिड फ्रीजिंग, एक हम क्या लेते हैं, इसमें ग्राफ ले लेते हैं हम, जिसको बोल रहे होते हैं सॉलिड सॉल्वेंट, जिसका एक हम मानक मान लेते हैं। जैसे किसी चीज में हम मानक मानते हैं ना, हमें क्या करना था, जैसे हम उसमें किसको मान रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, तब हमारा क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई भी टेम्परेचर घट के इतना हो जाएगा जो इसके बराबर में आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं, मैं पहले ग्राफ ही बना रही थी, जब मैं पहले ग्राफ बना रही थी तो हमारा जो प्रेशर हो रहा था किसका ज्यादा हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, किससे, सॉल्यूशन से। तो सबसे ऊपर हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ वाला ग्राफ, ये क्या आया, किसका ग्राफ आया। अगर मैंने अभी सिर्फ एक बताया तो मैं इसको सॉल्वेंट का बना रही हूँ, ठीक है, फिर प्योर सॉल्वेंट, इसके बाद ये मेरे किसके आ गए, सॉल्यूशंस के ग्राफ आ गए, क्योंकि ये नीचे है। सबसे ऊपर का ग्राफ किसका होगा, ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट का हमारा, ये हमारे प्योर सॉल्वेंट के होगा, ये हमारे। अगर मैं टेम्परेचर स्केल पे इसको देखूंगी, सही है, अगर मैं टेम्परेचर स्केल पे इसको नीचे को लाना शुरू करूंगी तो ये कहाँ पे मिलेंगे,
अगर मेरा ये 0 है मान लें, ठीक है, अगर 0 है और ये मैं स्केल पे इसे नीचे को ला रही हूँ, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा और ये वाला सबसे बाद में इधर को जाने पे हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। इधर को जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका था, हमारा प्योर सॉल्वेंट का, उसके बाद ए वाला का, इसके बाद बी वाला का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, जैसे जैसे हमने क्या किया, सॉल्वेंट बढ़ाया, वैसे वैसे हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन में क्या हमारे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता गया, कम हो गया। और इसी फेनोमेना को हम क्या कह रहे थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। ठीक है, ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे डेल टी एफ से कर रहे होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। बिल्कुल डिट्टो है किसकी तरह हमारा ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी जो हमारा एक कांस्टेंट यहाँ लगता है वो क्या लगता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल एम। अच्छा एक चीज बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वाटर के लिए केएफ कितना होता है बेटा, 1.86। केएफ फॉर वाटर 1.86। यूनिट सेम है हमारी केल्विन, किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर मैं इसमें डेल टी एफ का ऑर्डर निकालूंगी तो क्या होगा बेटा, डेल टी एफ का ऑर्डर निकालूंगी तो क्या होगा, डेल टी एफ का मतलब हुआ चेंज, तो चेंज सबसे ज्यादा बी में है, देन ए में। प्योर सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में ही तो निकालते हैं हम चेंज, प्योर सॉल्वेंट ये आया, अब मैं चेंज पूछ रही हूँ तुमसे, हाँ बी में ज्यादा, तो बी में ज्यादा आएगा। और मोलैरिटी भी किसकी ज्यादा होगी, और अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, तो किसका ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये वाला टेम्परेचर है, हम इसमें चेंज नहीं पूछ रहे। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रही हूँ तो ए का ज्यादा है, बट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रही हूँ तो बी का ज्यादा है। सही है, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। Pure benzene freezes at pure benzene freezes at 5.45 degree centigrade at a certain freezes at 5.45 degree centigrade at a certain place, but a 0.5
374 molar solution of tetrachloroethane in benzene freezes at 3.55 degree centigrade. The Kf of the benzene निकालना है। तो देखो सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे इसमें, तुम निकालोगे डेल टी एफ। वो कैसे निकालोगे, तुम्हें प्योर बेंजीन का कितना दिया हुआ है 5.45, हाँ 5.45 माइनस 3.55 करो, कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 1.90। सही है, इतना आ गया। अब तुम्हें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगा देना है किसका, डेल टीवी इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू एम। मोलर सोल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, कितना दिया हुआ है 0.374। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम मुझे दिया हुआ है तो के एफ बराबर डेल टी एफ अपॉन एम आ जाएगा। लगाओ वैल्यू और आंसर बताओ मुझे जल्दी से कितना आ रहा है। समथिंग आएगा ना 5.08 केल्विन किलोग्राम पर आ गया। Boils at 100.52 degree centigrade. The freezing point of the solution will be, तुम्हें क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और तुमसे क्या पूछा है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं है, इसलिए तुम सॉल्वेंट कौन सा मानोगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर मानोगे। ठीक है, तो अब लगाओ इसे, ये कैसे लगाओगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ अपॉन इंटू एम, डेल टी वी इज इक्वल टू के वी अपॉन, यही तो दो इक्वेशन होती है हमारे पास। अगर मैं क्या निकालूं, डेल टी एफ अपॉन डेल टी वी निकालूं तो ये मोलैरिटी दोनों एक ही सोल्यूशन के लिए पूछ गए, तो मोलैरिटी तो सेम आई, कंसंट्रेशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो एम से एम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के वी आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं सॉल्वेंट क्या मान रही हूँ, वाटर मान रही हूँ, तो के एफ कितना होता है 1.86 और के वी कितना होता है 0.5, निकाल लो। और तुम्हें एक दिया हुआ है क्या, बॉइलिंग दी हुई है, लगाओ बराबर डेल टी एफ इंटू 100.5, इन सबको निकालो। डेल टी एफ बराबर 1.86 इंटू 100.5 अपॉन 0.5। आंसर निकाल लो, सब टेक्स्ट आ रहा है।
एक सेकेंड सॉल्यूट बॉइल एट aqueous solution of non-volatile solute at क्या दिया हुआ है, an aqueous solution of non-volatile solute boils 7। इसमें से 100 घटाओ क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है। तो हमें चेंज लगाना हुआ है 1.8, हाँ 1.5 ही तो 1.5 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हटाओ कितना आएगा, एक 1.86। हाँ मगर हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे पेपर में, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम्हें माइनस वाला आंसर लगा है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्रीजिंग की बात कर। ऑप्शन लिखो इसके, ए बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी बराबर -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर ये वाला लगाना है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्रीजिंग की बात। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर की। डालो ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखो। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन permeable, flow of solvent from diluted solution to concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। हाँ तो ऑस्मेटिक प्रेशर तुम्हारा बायो में ही पूरा है ना, ऑस्मोसिस। अब लिखो इसके बाद सेकंड लाइन में लिखो ऑस्मेटिक प्रेशर इज दैट, ऑस्मेटिक प्रेशर इज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर इज दैट hydrostatic pressure
which prevent hydrostatic, which prevent phenomena of osmosis। मतलब कि डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन से हमारा किधर को, जो हमारी क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन की तरफ को जाने से रोकती है, किस चीज को, फ्लो ऑफ फ्लूइड को। वो हमारी प्रोसेस क्या कहला रही होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मेटिक प्रेशर लिखा या नहीं लिखा पूरा? इट रिप्रेजेंटेड बाई पाई, पाई इक्वल टू CRT। जैसे कि उसमें हम किसकी बात कर रहे थे, P की बात करते थे। गैसेस में हम बात किसकी कर रहे थे, PV बराबर nRT लेते थे। N अपॉन V क्या हो जाता था, हमारा कंसंट्रेशन हो जाता था। PV बराबर nRT ले रही हूं मैं। अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालूंगी तो P बराबर N अपॉन V अपॉन RT हो गया। ये क्या हो गई, मेरी कंसंट्रेशन हो गई। सही है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे लिख रहे होते हैं, जब हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे करेगा, पाई बराबर CRT। अब इसके बाद बेटा डाल दो एक और, ये इसका फॉर्मूला लिख लो। इसके अभी हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे आज रात को बैठ, क्योंकि आज आप ऑनलाइन वाली क्लास में नहीं है। हमारी क्लास नहीं, देख की क्लास थी, या तो उनकी तबीयत सही नहीं होगी या वॉट एवर, इसलिए नहीं लिया। हम अपना टाइम टेबल देख चुके हैं कि भाई हमारी क्लास किस दिन है, हम याद करते हैं। लोग कितने बेचैन कर रहे हैं, नींद में ले रहा तो सबर कर लो। आधे तो आते हो, ये तो बात सही है मैम। आधे भी तो नहीं आते, उसमें 17-18 से ऊपर तो शायद ही किसी दिन आते हैं। चलो लिखो बेटा क्वांट ऑफ फैक्टर, इसके भी फॉर्मूला लिख लो, क्वांट ऑफ फैक्टर। रिप्रेजेंटेड बाई I बराबर ऊपर लिखो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, हाँ I बराबर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हाँ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिखोगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जो होना चाहिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आ रहा है। ठीक है, इसमें तीन चीजें होती है। अगर लिखो I बराबर 1, देन ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, नाइदर एसोसिएशन ना ही। इफ I is equal to 1, neither association nor dissociation। सेकेंड लिखो बेटा, अगर I is greater than 1, देन हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। is greater than 1, देन हमारा क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन होता है। और I is less than 1, देन हमारा एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन से मतलब समझते हो। डिसोसिएशन क्या है, मान लो मेरे पास NaCl है, सही है। अगर मैं इसको इन टर्म्स में तोड़ दिया Na प्लस और Cl माइनस, तो ये तो मेरा क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएशन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन कर रही हूँ तो वो मेरी क्या हो रही है, डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर मैंने बैकवर्ड रिएक्शन कर रही हूँ तो वो मेरी क्या होगी, एसोसिएशन।
मतलब बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो मेरी डिसोसिएशन, और बॉन्ड्स बन रहे हैं तो मेरी एसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन के टाइम पे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। इसी के साथ तुम्हारा आज का ये चैप्टर सॉल्यूशन वाला खत्म हो जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा क्या, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े सारे, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहले मैं ये देखूँ, मेरा कुछ हाँ सही आधा घंटा है, कल लेके हमने क्या क्या पढ़े, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले किसके बेसिस पे पढ़े थे हमने, परसेंटेज के बेसिस पे। उसके बाद हमने फ्रैक्शन के बेसिस पे पढ़े थे, देन हमने पीपीएम के बेसिस पे पढ़े थे और पीपीवी के बेसिस पे, मतलब पार्ट्स के प्रोसेस पे। उसके बाद मैंने इसके कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ी थी। कंसंट्रेशन के टर्म में क्या क्या पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी, मोलैरिटी पढ़ी थी, उसके बाद नॉर्मलिटी पढ़ी थी और फॉर्मेलिटी पढ़ी थी। फॉर्मेलिटी थी क्या थी, आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलैरिटी थी दैट इज हमारी क्या थी, फॉर्मेलिटी थी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, हमारी नॉर्मलिटी का। इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा था, मास इक्विवेलेंट निकालने सीखे थे, n फैक्टर निकालने सीखे थे, सही है। उसके बाद हम किस पे आए थे, उसके बाद हम आ गए थे हेनरी लॉ पे आ गए थे, सही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशंस के टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा। देन हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा। नॉन आइडियल सोल्यूशन में हो रहे थे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैंने तुम्हें बताई थी आइडियल सोल्यूशन कौन से थे, जो सेम टाइप के सोल्यूशन थे, मतलब हेक्सेन सेम फंक्शनल ग्रुप वाले सोल्यूशन थे, वो हमारे क्या थे, आइडियल सोल्यूशन थे। जिसमें कि डिफरेंट टाइप के हो रहे थे, वो हमारे कौन से आ रहे थे, नॉन आइडियल सोल्यूशन से आ रहे थे। नॉन आइडियल में जिसमें हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जा रही थी, मान लो हम एक एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग बन जा रही थी, तो वो हमारा कौन सा हो जा रहा था। अगर मैंने HNO3 प्लस वाटर वाला जो तुम्हें कराया था, वो कौन से वाले में आ रहा था, नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में आ रहा था। और अगर मैंने तुम्हें कराया था एक वाटर प्लस मेथिल अल्कोहल, ये मैंने किस में कराया था, तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन में कराया था। भाई साहब कॉपी हमने भी घर जाकर खोली नहीं है, तो तुम्हें क्यों नहीं याद है, अगर हमें नहीं याद है, हमने भी यही पढ़ाया था। इतना तो याद रखा करो, तो बेसिक टर्म्स हैं, एटलीस्ट तुम्हें कुछ नहीं याद है, नाम भी नहीं याद है, बट अगर तुम्हें ये याद होगा कि अगर मेरी क्या स्ट्रॉन्ग हो रही है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। अगर मेरी बॉन्डिंग कम हो रही है, और यहाँ बॉन्डिंग जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बट पहले वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। वाटर सिर्फ वाटर के साथ होता है। जैसे ही वो दूसरे कंपाउंड के साथ आ जाता है, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होकर 2 बच जाती है या 1 बच जाती है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड कम होता है। और इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा हैं, जिसमें कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो। चलो इसी के साथ उसके बाद हमने क्या पढ़े, नहीं हमारी राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया, हेनरी लॉ पढ़ लिया, देन हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कोलिगेटिव में हमने क्या क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन ऑस्मोटिक प्रेशर और बेंड ऑफ प्रेशर। अब बचे हैं इनके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो हम करेंगे प्रैक्टिस। अब बताओ, आज शुरू करते हैं हम लोग हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर क्या है, हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डालो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मुझे एक बार ये बताओ कि अगर मैं इस समय तुमसे पूछूं कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, 2 तरीके हैं पढ़ाने के। एक तो मैं ये समझ के पढ़ाऊं कि तुम्हें नोमेनक्लेचर तो देखो मैं पढ़ाऊंगी आता है या नहीं आता है, डू दैट इज बेसिक फंडामेंटल। मैं समझती हूँ कि किसी कुछ नहीं आता, ये तो पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल अकरिंग थे। एक टाइम में क्या माना जाता था,
बहुत ही पुराने टाइम में, सही है। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, जैसे कि मान लो जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन है या जो भी चीज़ें हैं, उनकी एनालिसिस तो हो नहीं सकती थी, उस टाइम पर हो नहीं पाई थी, बट उनको ये पता था कि जितने भी लिविंग स्पेसीज है वो सब क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनिक स्पेसीज है। और वो सब उनके लिए क्या था, एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना क्या था, एक मिस्टीरियस फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में, जिससे जुड़ के बॉन्ड्स बन, मतलब बॉन्ड्स की तो बात ही नहीं करी थी उन्होंने, जिसकी वजह से फंक्शनिंग हो रही है। दैट इज क्या था, हमारा बर्जीलियस का दिमाग था कि बर्जीलियस ने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नहीं करा जा सकता, हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में नहीं बना सकते, वो जितने भी होंगे सिर्फ नेचुरल अकरिंग होंगे, चाहे वो डाइज हो या फिर हमारे प्रोटीन्स हो या फिर हमारे अमीनो एसिड्स हो, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरली अकर कर रही है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। मगर फिर इन्हीं के क्या हुआ, इन्हीं के एक स्टूडेंट हुए, उन्होंने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म कर। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और जैसे जैसे वो गर्म करते गए, उससे क्या हुआ, उससे उनका क्या बना, यूरिया बना। क्या बनना शुरू हुआ, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो उसमें क्या हुई, चेंजेस हुए, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट्स हो रहे थे। रीअरेंजमेंट्स हुआ, रीअरेंजमेंट करके उसने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। और यूरिया ऐसा पहला कंपाउंड था जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और कैसा था, मैन मेड या फिर लैब मेड, मतलब लैब में बनने वाला अगर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे पूछा जाएगा तो कौन सा था बेटा, यूरिया था। और इसे बनाया था होलर ने बनाया था। ये किसके स्टूडेंट थे, बर्जीलियस के स्टूडेंट थे, जो कह रहा था कि कोई एक दैवीय शक्ति है जो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चला रही है, कुछ भी तुम बना नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस जितनी चीज़ें हैं उतनों को यूज़ कर लो चुपचाप, इसके संग डिस्टर्बेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, इतना तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने वाले जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था वो होलर साहब थे। उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट क्या था, NH4 CnO, इसको क्या किया उन्होंने, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, और इससे हमारा क्या बना लिया इन्होंने, NH2CO NH2, ये हमारी क्या हो गई, यूरिया। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा किस में बन गया था, लैब में बन गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ गलती से, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। अब बात करते थे, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँगी। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मोस्ट ऑफ पढ़ेंगे वो सब में हमारी एक चीज़ कॉमन होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, बट उन सब में क्या चीज़ चेंज नहीं होगी कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। अब ये बताओ कि सिर्फ कार्बन को ही हमने क्यों माना, कि कार्बन ही क्यों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाएगा, क्या अगर सब में पाया तो देखो ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। एक्चुअल में कार्बन हमने क्यों पाया, कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं किलेशन प्रॉपर्टी। काइलेशन प्रॉपर्टी, काइलेशन क्या होती है, अपनी चेन्स बनाना, और वो चेन्स क्यों बना पा रहा है, क्यों बना पा रहा है चेन, इसकी बैलेंसी कितनी थी, कार्बन की बैलेंसी कितनी थी हमारी, 4 थी, सही है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने और बॉन्ड बना सकता था, 4 बॉन्ड्स बना सकता था। इससे पहले बोरॉन था, बोरॉन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता था, 3 बॉन्ड्स बना सकता था। इसके बाद नाइट्रोजन था, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पा रहा था, 3 बॉन्ड बना पा रहा था। उसके बाद ऑक्सीजन था, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा था, 2। उसके बाद फ्लोरीन, हमने देखा सबसे ज्यादा बॉन्ड्स कौन बना रहा था, तो इसीलिए जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज की किलेशन की थी, इसी वजह से क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए उनको हम कितनी भी लॉन्ग चेन बना सकते हैं। दूसरी बात, कार्बन अपने आप से
सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और क्वाटरनरी बॉन्ड भी बना सकता है। चारों ही बॉन्ड प्रेजेंट करता है कार्बन सेल में। अगर कार्बन मेरा क्या है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, अगर मेरा कार्बन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो इस वाले कार्बन को हम कैसा कार्बन कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री या फिर क्या कहते हैं बेटा, क्वाटरनरी। नहीं, मैं बता कुछ और रही थी, बोल कुछ और रही थी, सॉरी। मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ, आऊंगी वहां पे भी जहाँ जा रही हूँ। अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ बेटा, अगर इसके चारों बॉन्ड्स बने हुए सिंगल बॉन्ड से तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ऐसा नंबर कितना है इसका, 4 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, ऐसा नंबर मेरा कितना हो गया बेटा इसका। अभी सिर्फ सिंपल चीजें मैं समझा रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ इतना टाइम नहीं है जो बेसिकली सब चीज कर रहे हैं। अभी वो चीजें पढ़ो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, क्योंकि हमारे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारा क्या होता है, एसएम नंबर होता है। अगर मेरा इसका एसएम नंबर, लोन पेयर तो कोई बचता ही नहीं है, सही है, सिर्फ मेरे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। एसएम नंबर 4 हो गया, एसएम नंबर 4 पे बेटा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मतलब ऐसा कार्बन जो हमारे 4 बॉन्ड्स बना रहा होगा वो कार्बन कैसा होगा हमारा, sp3 कार्बन। वो 4 बॉन्ड्स कार्बन से भी हो सकते हैं, वो 4 बॉन्ड किससे हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के भी हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। बट 4 सिंगल बॉन्ड अगर मेरे कार्बन के चारों ओर है तो वो कार्बन मेरा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वहीं अगर मेरे कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है और 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, चारों की चारों बैलेंसिंग कंप्लीट है, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है, बस यहाँ पे चेंज किस में आएगा, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जब भी हमें ऐसा नंबर निकालते हैं बेटा तो हम सिंगल बॉन्ड्स को लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को लेते हैं। सिंगल बॉन्ड से मतलब है मेरा सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं। तो एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, मेरे टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। लोन पेयर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी चारों बॉन्ड्स में है, सब बॉन्ड पे है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। अगर मैं सेम पोज को आ जाती हूँ किस पे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर आ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया, सही है। अब मुझे बताओ इसका एसएम नंबर कितना आएगा बेटा, एक डबल बॉन्ड में, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। चलो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, एसएम नंबर, एसएम नंबर बेटा 2 हो रहा है, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, एक क्या हो गया मेरा, एक सिग्मा इसका और एक सिग्मा इसका, तो इसका एसएन नंबर भी 2 हो गया मेरा और इसका एसएन नंबर भी 2 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों कार्बन्स के अलग अलग तुमसे पूछती हूँ हाइब्रिडाइजेशन कितने हो रहे हैं, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब समझ में आया, अगर एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा हाइब्रिड हो गया, sp3। अगर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है देन sp2। और अगर वो क्या बना रहा है, एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा हो गया, sp है। ये कभी भी d वाले बनाता नहीं है, बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता। अगर मेरे पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए मैं कभी भी sp3 d तक जाऊंगी ही नहीं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम sp3 एंड मिनिमम टू मिनिमम sp। आया समझ में आराम से इतनी चीज। अब सेकेंडरी चीज किस पे आते हैं, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, पहले इसके क्वेश्चंस करो।
लिखूंगी एक चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये देखना कि हाइड्रोजन के चारों वैलेंसी कंप्लीट है नहीं है, क्योंकि कई बार लिखते हुए अपने आप से नहीं दिख रहा होता है कि हाँ है या नहीं, बट तुम कॉपी में लिखोगे तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए चारों बैलेंसी पूरी होनी चाहिए। अब मुझे इस सब में 1 2 3 1 2 3 और 4 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के मुझे ये बताओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन लिख के बताओ किसका कितना कितना हाइब्रिडाइजेशन है पर में। ए वाले में पहले का कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है। इसमें कितने बॉन्ड्स है बेटा बताओ? चारों के चारों हमारे कैसे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा sp3। चार के चार मेरे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया sp3। इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है और दो कैसे है मेरे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो गया sp2 हुआ ना। अब मैं इस वाले पे आती हूँ, ये क्या हुआ sp3, ये क्या हुआ sp3, ये क्या हुआ sp2, ये वाला क्या हुआ sp2 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 sp3 sp। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये कितना है बेटा sp3, ये कितना है sp2, ये कितना आया एक और एक sp, ये कितना आया एक और एक sp2, ये कितना आएगा 1 2 3 sp2, ये कितना आएगा बेटा sp2। कुछ डिफिकल्ट है ये निकालना, निकाल पाओगे आराम से? कॉपी में लिखा तुम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा? कुछ भी लिखा है इसमें? नहीं लिखा है, लिखा है ना? तो ये तीनों एग्जाम्पल भी लिख लो उसके नीचे। क्या करूँ ऊपर लिखना नहीं, ये छोटा रंग है। इससे छोटा मेरे से तो नहीं हो रहा है, और बड़ा हो गया। कहाँ हुआ है? नीचे को थोड़ा हुआ इतनी चीज समझ में आए? ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि तुमसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है और इनऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है। तुम्हें मतलब नहीं है कि मेरा डबल बॉन्ड किसके साथ बनना है या ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ। अगर मुझसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो फॉर्मूला एक सेम कि मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। मेरा जितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे CO है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर H लगा दूँ तो भी सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन लगा दूँ तो भी सेम आएगा, समझ रहे हो? यहाँ फॉस्फोरस लगा दूँ तब भी सेम आएगा। हमें डिपेंड क्या करना, अगर मुझसे कार्बन का पूछा है तो मुझे कार्बन की चारों बॉन्डिंग से, कार्बन के साथ चारों बॉन्डिंग कंप्लीट है नहीं है, तो मेरा क्या आएगा, जितने सिग्मा बॉन्ड उतना SN नंबर और उतना मेरा क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद बेटा लिखो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें डालो सबसे पहले ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन चैन स्ट्रक्चर। ओपन चैन स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें सारे बॉन्ड लिंक दिख रहे होते हैं कि कितने एलिमेंट है और कितने बॉन्ड्स हैं। मान लो अगर मैं इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैं CH4 का ओपन चैन स्ट्रक्चर, CH3 का ओपन चैन स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये क्या हुआ? हमारी इथेन हुई वैसे तो, सही है। अगर मैं इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो वो कैसे बनेगा? ओपन चैन स्ट्रक्चर से मतलब एक कार्बन ना बनाऊंगी पहले मैं, फिर इससे एक कार्बन जोड़ूंगी, उसके बाद ये तीनों हाइड्रोजन अलग अलग रहेंगे। अगर मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है दिया हुआ तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ओपन चैन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल रहे होते हैं? ओपन चैन स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर ऐसे ही मुझे CH4 लिखना है तो मैं कैसे लिखूं? कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर मुझे यहाँ लिखना है CH3 COO CH3 तो मैं कैसे लिखूँ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये मेरे 3 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ओपन चैन स्ट्रक्चर। इसके बाद लिखो बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर वो क्या बताता है? हमारे ब्रांचिंग को बताता है। ब्रांच का मतलब हुआ इस वाले कार्बन से ये अलग से जुड़ा हुआ है। अगर ये क्या कहलाती है? हमारी ब्रांच कहलाती है। एक मेरी चेन चल रही है, उसमें अलग से अगर कोई मेरा क्या बढ़ता है कार्बन एंटिटी जुड़ रही है तो वो मेरी क्या कहलाई? ब्रांच कहलाई। क्योंकि जब मैं IUPAC लिखूंगी इसकी, इसमें इसके भी पूरे खुलेंगे बेटा। कंपैरिजन करने के बाद समझ में आया कि कौन सा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हुआ, कौन सा ओपन स्ट्रक्चर हुआ। ओपन स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, टोटल कौन सा एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, कितनी ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग में कौन सा एलिमेंट कार्बन कहाँ पे जुड़ा हुआ है।
बट कंडेंस स्ट्रक्चर में हम क्या नहीं बता पाएंगे एकदम से, अगर तुरंत देखेंगे जब तक हम उसे काउंट नहीं करेंगे कि कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन। इसके बाद देखो बेटा चौथा टाइप, इसके बाद देखो बेटा बॉन्ड क्या लिखना है, इसके बाद डालो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसमें 4 पॉइंट लिखो बेटा। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तुम्हें डालना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसमें लिखना है कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, और ये zigzag, it is a zigzag structure of carbon chain, it is a zigzag structure of carbon chain, अभी बताऊंगी ना, मैं लिख लिया बस। इसमें नहीं दिखाते, इसमें it does not show number of hydrogen, it does not show number of hydrogen bonded to carbon, इसके बाद लिखो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर एटम्स आर, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, देखो क्या है मेरे पास एक कंडेंस स्ट्रक्चर में लिख लेती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 है। ये मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, ये मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर है। अब मुझे इसे किस में ये बताना है कि मुझे इसे बॉन्ड लाइन में चेंज करना है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जिसको हम जिगजैग फॉर्म में बना रहे हैं, और जितने पॉइंट्स होते हैं इसमें रुके हुए, जैसे कि एक पॉइंट ये हुआ, ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन, ये मेरा चौथा। अगर मैंने सिर्फ तुम्हें ये 4 पॉइंट्स बना के दे दिए हैं ऐसे जिगजैग फॉर्म, तो ये मेरा किसका, ब्यूटेन का फॉर्म होगा, ये मेरा ब्यूटेन। मुझे यहाँ पे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें मैं ना तुम्हें ये रिप्रेजेंट करूँगी, ये तुम्हें खुद अपने दिमाग से लगाने पड़ेंगे कि अगर किसी ने तुम्हें ऐसे सिर्फ एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया, इट इज आल्सो अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, किसका है, साइक्लोब्यूटेन का। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अगर तुम्हें ये दे दिया गया है तो तुम खुद देखोगे मेरा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब तुमसे पूछा जाए इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो बताओ कैसे बताओगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 2 बॉन्ड्स इसने किससे बना रखे हैं, कार्बन से बना रखे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन में लगा सकती हूँ, 2। क्लास में क्या क्लास में बाद में, हेलो क्लास में, हेलो, तुम्हारा क्या हुआ बेटा, 2 बॉन्ड्स हुए, ठीक है। कितने हुए हमारे, 2 बॉन्ड्स किसके बन रहे हैं, कार्बन से बन रहे हैं। तो अगर मुझसे बाकी बचे हुए हाइड्रोजन पूछेगा तो कितने बचे, 2।
तो बचे। अगर सेम गोज टू मैं तुमसे पूछूं कि इसमें ए वाले पे और सी वाले पे तुम मुझे बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन ए पे कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन सी पे कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ। ए पे 3 और सी पे 2, सी पे 2, ए पे 2। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा किसी को बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा, लास्ट सीट नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया बता। मैंने यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर बताए थे, कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या बता रहा था, ये नंबर ऑफ कार्बन हमें दे रहा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रहा था, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग भी बता रहा था, बट ये क्या नहीं बता रहा था कि हाइड्रोजन हमारे कैसे खुल के लगे हुए हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा था, हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में तुरंत गिन के बता सकते हैं कि हमारे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, मगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चर में जब तक ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी तब तक नहीं बना पाऊंगी। सही है। अगर मैं आ रही थी लाइन वाले पे, क्या नाम है इसका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब जो इसकी लाइंस है वो हमारे क्या है, बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स किस किस के बीच में जो इनकी डॉट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करें, कार्बन और कार्बन को रिप्रेजेंट करें। एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा था, हमारे 4 बॉन्ड बना सकता था। अगर एक कार्बन, मेरा ये वाला कार्बन है बेटा, इसने 2 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो अगर मैं इस पे पूछूंगी हाइड्रोजन कितने लगे हुए होंगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे। अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बना चुका है तो 2 ही तो हाइड्रोजन बचेंगे ना, तो इस पे सिर्फ हाइड्रोजन कितने लगे हुए मिलेंगे। अगर अब मैं इन सबके तुमसे बिना ऐसे ही मैंने एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम्हें दिया, अब मैं इन सबके तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं, बताओ क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑल सबका कितना होगा, हमारा sp3 होगा। अगर मैं यहीं पे एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो जिसपे डबल बॉन्ड आ गया उस पे हमारे स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, sp2 क्योंकि इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बचा, 1 बचा सिर्फ, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बचा, 1 बचा। तो एक डबल बॉन्ड में क्या, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गया, बट मेरा ऐसा नंबर 3 हो गया क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 3 सिग्मा। तो हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। अगर मुझसे इन दोनों का पूछा जाएगा तो sp2, और अगर इसका पूछा जाएगा तो sp3। आया समझ में। अब इसके साथ हमारी 2 चीजें पूरी हो रही है। एक क्या हो रही है, अगर तुमसे इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, तो आराम से कर पाओगे कि बॉन्ड लाइन से हम ओपन में कैसे जाएंगे और ओपन से बॉन्ड लाइन में कैसे आएंगे। और अगर जैसे हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, अगर मुझे लिखना है यहाँ पे CO NH2 लिखना है, यहाँ पे एमाइड ग्रुप को लिखाना है, तो एमाइड ग्रुप वाला हाइड्रोजन मैं इसमें दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी, एमाइड ग्रुप वाला हाइड्रोजन भी दिखाऊंगी, जितने अदर एटम्स जुड़े हुए होंगे वो सब भी दिखाऊंगी। ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन से दिखाऊंगी, ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन से दिखाऊंगी, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी दिखाऊंगी, बट कार्बन वाले में किसी को भी नहीं। कार्बन मेरा क्या है, कार्बन मेरा जिस चेन में है, जो इसके पॉइंट्स हैं यही मेरे क्या है बेटा, कार्बन है। और जब तक कि हाइड्रोजन किसी और एटम से नहीं जुड़ा हुआ है तब से मैं उसे भी नहीं शो करूंगी। जैसे ही हाइड्रोजन किसी और एटम से अटैच हो गया है, किसी भी हाइड्रो एटम से अटैच हो गया है, लाइक अभी यहाँ नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ पे एसिड हो सकता है तो हमारा OH के साथ हो जाएगा, तो हम क्या दिखाएंगे, तुरंत ही वहाँ पे हम वहाँ हाइड्रोजन को शो करेंगे। अगर तुमसे स्ट्रक्चर बनवाया जाए CH3 COOH का, सही है, तो क्या तुम इस वाले हाइड्रोजन को शो करोगे, नहीं करोगे। नहीं करोगे क्योंकि वो हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है, कार्बन से लगा हुआ है। मगर अगर तुम्हारे पास यही क्वेश्चन आ रहा है CH3 CH2 COH है, तो तुम इस हाइड्रोजन को शो करोगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो अभी ये तो इसमें तो गड़बड़ नहीं होने वाली ना, आया समझ में, नहीं आया समझ में।
मेरे पास CH3 CH2 COOH है, सही है। अब मुझे इसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना, इसमें बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे करूँगी? एक कार्बन ये वाला ये आ गया, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, और ये वाला कार्बन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। तो मैं इतना ही समझे, इसे मैं इतना ही जोड़ूंगा, मैं इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगी। अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये गलत है, यहाँ पे लगा रही हूँ तो ठीक है। अगर मेरे पास यहीं पे CH3 CH2 NH2 है बेटा, सही है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा? एक कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से हमारा क्या लगा हुआ है? NH। अब आया समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा टाइप क्या आ जाता है बेटा? इसके बाद आ जाता है 3D टाइप स्ट्रक्चर। क्या हो जाते हैं? 3D टाइप स्ट्रक्चर। तो जनरली हमारा हाइड्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 का हमारा वो की ज्योमेट्री क्या होती है? sp3 की ज्योमेट्री हमारी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल के मुझे 4 पेन दे दो जरा। टेट्राहेड्रल होता कैसे है? अगर तुम 3D में देखना चाहो तो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, 2 होते हैं हमारे किसमें? प्लेन में होते हैं, मतलब सेम प्लेन में ये 2 होते हैं, एक जाएगा तुम्हारी साइड को और एक जाएगा मेरी साइड को, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अगर ये शेप तुम्हें दिख रही है तो इस शेप में क्या हुआ? हमने क्या चीज देखी? एक प्लेन दिख गया मेरे लिए, इतना ये दिख गया, तुम्हें दिखने वाला यही वाला होगा, पीछे वाला तुम्हें नहीं दिखेगा। जो नहीं दिखता उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मैंने जो प्लेन में आया उसे मैंने रिप्रेजेंट किया सिंपल लाइन से, क्योंकि ये दोनों मेरे आए किसमें? लाइन में आए। जो तुम्हारी साइड तुम्हें दिख रहा है मतलब वो तुम्हें कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, दैट इज डार्क वाला। उसको हमने किससे किया? बैच से किया। और जो मेरी साइड वाला था वो तुम्हें कैसा दिखेगा बेटा? दिखेगा ही नहीं है, बहुत लाइट दिखेगा, तो उसको हमने किससे किया? डॉट। यही हमारी क्या होगी? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, या फिर हम कैसे कह देंगे इसे? हम अगर CH4 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आया नहीं आया? आई है सबको समझ में? ये दिख रही है, इसमें तुम्हें टोटली कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? तुम्हारे साइड से 3 ही दिखेंगे, चौथा वाला जो तुम्हें नहीं दिखता उसे हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं अपनी साइड से देखूंगी तो मुझे ये 3 दिखेंगे, और तुम देखोगे तो तुम्हें वो 3 दिखेंगे, ठीक है। यही हमारी क्या होगी बेटा? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ तुम्हारे किसकी हो गई? ये मेथेन की हो गई। अगर मुझे एथेन की करनी हो तो अगर मुझे CH3 की करनी है तो बेटा बताओ, जो एक कार्बन हमें प्लेन में लेने, हमें एक प्लेन ये वाला प्लेन में, दोनों को जोड़ने वाला एक प्लेन में, उसके बाद एक एक हमें ये दिखेगा ही, ठीक है। एक पीछे जाएगा और एक कैसे आ जाएगा? हमारे साइड को आ जाएगा, बस यही तो हो जाएगी। और इन सब पे हाइड्रोजन। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, पूरी केमिस्ट्री में अगर मैंने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के ये छोड़ दिया है, सही है, तो इसका मतलब CH3 हो गया है ऊपर। जितने स्टॉप ऑफ द लाइन आ रहा है वो सब हमारा किस में काउंट होता है? कार्बन में, सही है। अगर तुम्हें यहाँ हाइड्रोजन लगाना है कहीं भी, पूरी केमिस्ट्री में हम आगे भी हम करेंगे, हम बहुत जल्दी से ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कार्बन लगाने हैं तभी मैं ऊपर को ये लगाऊंगी। अगर मुझे कहीं हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एसिडिटी बेसिडिटी वाले हम क्वेश्चन करेंगे कि बेस कैसे करके हाइड्रोजन को ले जा रहा है, तो अगर मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है तो मुझे यहाँ हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं
CH3 में काउंट। नंबर ऑफ कार्बन मत बढ़ाना। मैं पापा मैं ना ले भैया मैंने कहा अब वहाँ पे जो यहाँ पे से मैंने आपसे अच्छा लिखो क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चन लिखो, सही है, बातें मत करो। ठीक है, इनकी बताओ ऑनलाइन स्ट्रक्चर बनाओ। ऑनलाइन स्ट्रक्चर बनाओ। इसका कैसे बनेगा? एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ से हमारा क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका कैसे बनेगा? एक कार्बन दो कार्बन, इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है मेरा? NH जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर एक कार्बन और दो कार्बन। ठीक है, अगर मुझे इसका बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? एक कार्बन दो कार्बन, तीसरा कार्बन और तीसरे कार्बन पे CO। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें ऐसे कार्बन काउंटिंग में गिनती गड़बड़, हम आगे भी जो रिएक्शंस करेंगे बड़ी बड़ी वाली है, जैसे कि हम किस पे कर रहे होंगे, जैसे हम साइक्लाइजेशन कराएंगे सिंपल रिएक्शंस का, तो तुम हमेशा इन रिएक्शंस के कार्बन पे 1 2 3 डालना, जिससे कि तुम्हें ये पता चले कौन सा कार्बन किस वाले कार्बन पे अटैक कर। इनिशियली ऑर्गेनिक सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे किस कार्बन पे हमारा सिंपल लगाना है, अभी तो चलो ये छोटा मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको बहुत बड़ा करके लिख देती 10 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें बॉन्ड लाइन बनाते हैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए तुम्हें क्या करना है, पहले ही अपने इस पे क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेनी है कि मेरे किस कार्बन पे मेरा CO ग्रुप आ रहा है, किस कार्बन पे मेरा ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा है, किस कार्बन पे मेरा अम्लीन ग्रुप आ रहा है। उससे क्या हो जाएगा, हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लिखते हुए गलतियां नहीं। अब इसके बाद बेटा डालो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालो, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखो देखो हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं। अगर मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, ये तो हमने बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से समझा था कि मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? एक हो जाएगा। और पाई कितना हो जाएगा? 0। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो कितना था? सिग्मा 1 और पाई 1। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड था, 1 सिग्मा 2 पाई। ये आता है? तो अगर मैं तुमसे कहूँ बेंजीन में मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये है मेरा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 3,6H6। इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ, पहले तो मुझे सिग्मा बॉन्ड बता दो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो करो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता
जाने हैं मुझे बेंजीन में। पहले इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ, सही है? उसके बाद इसके सिग्मा और पाई को गिनो। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना पहले। सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं? यही उम्मीद थी हमें कि तुमने यहाँ पे 2 बॉन्ड क्यों लगाए थे, कि तुम 2 ही बॉन्ड बनाए थे क्या बेंजीन? हाँ क्यों? चार पूरे बेंजीन का स्ट्रक्चर याद नहीं आया? ये डिब्बे तो मेरे मम्मी को भी याद हो चुके होंगे। वो कहती है कि तुम बेटा केमिस्ट्री में पढ़ती क्या हो, मुझे तो दिन में डिब्बे ही बनाती दिखती हो। मैंने कहा ये डिब्बों से ही पास होना है, अगर ये नहीं बनाऊंगी तो पास भी नहीं होंगे। क्योंकि आगे जितने भी कंपाउंड्स बड़े होते हैं वो सब किससे, बेंजीन, प्रेडीन, आइसोप्रेडीन, इन सब के ही कंपाउंड्स होते हैं। 12 बेटा आप पता मुझे कितने, हम क्या निकाल रहे थे इसमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हर इंसान के 12 सिग्मा बॉन्ड निकले हैं क्या इसमें? या कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया सिग्मा बॉन्ड कैसे निकले हैं? इसके 18 निकली। पाई कितने हैं बेटा? अभी भी तो कोई ऐसा नहीं जिसका सिग्मा ही नहीं काउंट हुआ। अगर कोई हो तो आप उठा दो, मैं समझा दूंगी। किसकी हालत है? इससे पहले 18 होता है। हो गया? अच्छा चलो इसको बताओ। नहीं समझ में आया ना? देखो इधर देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6 सिग्मा हो गए ये। इसके 6 बॉन्ड गिन लो, क्योंकि सब 6 कार्बन हैं। इसके बीच में 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 6 + 6 12 हो गए। इसमें बताओ बेटा कितने हैं? 11 सिग्मा 4 पाई, पाई तो जाते हैं 3 पाई 3 पाई लिख रहे हैं, 4 पाई कहाँ जा रहे हैं? तुम नोट पे भी लिख रहे हो क्या? 11 सिग्मा 3 पाई। सबके कितने आए हैं? आए नहीं आए? तो नहीं आए तो मेरी शक्ल देखने से अच्छा मुझसे बोलो तो मैं समझाऊंगी। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या बना रखे हैं हमारे 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड से। अब मुझे बस इतना बता दो बेटा, इसमें कितने कितने तुम्हें सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? और पाई बॉन्ड मेरे 1, 2, 3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेडीन। लिखो, इसको बोलते हैं प्रेडीन। अब यहीं पे लिखो बेटा पायरोल में कितने हैं? पायरोल
इसमें बता मुझे। नंबर ऑफ सिग्मा बताओ कितने हैं। लिखो, नोट्स भी तो कंप्लीट करके खाली देख के बता रहे हो, फायदा थोड़ी है, लिख के बता दे जल्दी से। 10 सिग्मा 2 पाई। 10 सिग्मा 2 पाई। 10 सिग्मा 2 पाई। 10 सिग्मा 2 पाई। और एक क्या है मेरे पास? लोन। सही है? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पैरोल। हाँ, लोन पेयर। अब इसके बाद देखो फ्यूरॉन। ये क्या आता है? जब इस नाइट्रोजन की जगह मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूंगी। अब इसमें बताओ बेटा मुझे नंबर ऑफ पाई और वो सिग्मा। 2 ही तो 9 सिग्मा 2 पाई। 9 सिग्मा 2 पाई। 9 सिग्मा आए हमारे? नहीं आए बेटा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इतनी आएंगी। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या हो गए बेटा? सिग्मा हो गए। तो हाइड्रोजन तो बेटा बैलेंसी खुद तुम पूरी करोगे ना। क्या हुआ? क्या समस्या हुई? क्या नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दे। समझ में आ गया ना अब तो? देखो मैंने अभी भी तुम्हें बताया, अगर मैं कहीं पे भी कोई भी क्या बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे S बना रही हूँ, ठीक है, तो कार्बन की बैलेंसी पूरी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कार्बन की बैलेंसी पूरा करोगे तभी वो स्ट्रक्चर पूरा है। अगर मैंने तुमसे पूछा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इट मींस ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बना रखी है। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में हम ना कार्बन दिखा रहे होते ना हाइड्रोजन दिखा रहे होते हैं, इसीलिए इसमें कार्बन भी नहीं लिखे हुए और हाइड्रोजन भी नहीं लिखे हुए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन और है, इट इज अंडरस्टैंडेबल। सही है? अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे, सही है? इस हिसाब से तुम क्या निकालोगे? सिग्मा और पाई, और इसे कहते हैं थायरोइड। हेटेरो कंपाउंड तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सोचो कितना सिलेबस था। एस ब्लॉक हट गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हट गई, और बहुत बड़े चैप्टर्स हैं अपने आप से। इन ब्लॉक से बहुत कम है, मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो सारे हट गए। बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन रह गई और थोड़ा सा वो रह गया एसिडिटी बेसिडिटी उसकी कम है। थोड़ा केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर हट गया, हिस्ट्री में एवरीडे लाइफ वो भी हट गई। हां, इनपुट भी तो बहुत कम हुआ है। क्या है वो क्वालिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये इंक्लूड हुआ है। वो तो पहले भी था, बस नाम ही तो चेंज कर दिया है उसका। जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन था वही तो था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ गई है ना, तो वही तो था तब, जिसमें कि हम लोग ये हम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो सब करते हैं, कौन से टेस्ट है, कौन से ये सब है तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ऐड कुछ नहीं हुआ, तो कम ही हुआ है। तो अब तुम लोग क्या क्या आज निकालना सीखे? एक हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सीख गए, तो हमारे समझ लो 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकल रहा था? SN नंबर से। SN नंबर क्या था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर मैं तुमसे CH3 में ऑक्सीजन का पूछ लो हाइब्रिडाइजेशन,
जैसे ही कार्बन का यूनिट निकलता है ऐसे किसी का भी निकल सकता है, और वो किसी का भी पूछ सकता है। अगर उसने यहाँ पे एमीन का भी पूछ लिया तो तुम्हें नाइट्रोजन का भी निकाल के देना पड़ेगा। अगर इथाइल अमीन है किसी का भी पूछा पूरे का, और उसने पूछा सारे एटम्स के स्ट्रक्चर वो बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें नाइट्रोजन वाले का भी बताना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या निकालने आना चाहिए, लोन पेयर्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये निकालना आना चाहिए। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, बॉन्डिंग के बाद जितने एटम्स बच रहे हैं वो हमारे किसमें आ जाते हैं, लोन पेयर्स में आ जाते हैं। चलो आज का यही समापन करते हैं बेटा, बाकी अब आगे करना, ठीक है। और इनके क्वेश्चंस में भेजूंगी, आज इनके क्वेश्चंस लगा ले।